में आपका स्वागत है। सुखपुर गांव में हमारे एक भैया अनुपम भैया जिनको आप सभी लोग जानते हैं, जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हल्ला बोल के हैं। आज वो सुपौल के गांधी मैदान में एक जन पंचायत बिठाया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है। मैं और मेरे दोस्त हल्ला बोल के लिए निकल गए हैं। ये हल्ला बोल में मिलते हैं, आंदोलन का सफल बनाना है। हाँ तो भैया हम लोग आ चुके हैं हल्ला बोल के आंदोलन में, और अनुपम भैया का भाषण शुरू हो चुका है। अब देखते हैं इनका ये लोग अपने भाषण में क्या कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि आप बोले चाहे ना बोले, आपका अपना जो भी राजनीतिक सामाजिक पूर्वाग्रह हो, उसके आधार पे आप अपनी बात कहते होंगे, लेकिन मन में सबके है कि ये समाज जो है हमारा गर्त में जा रहा है। अगर यहाँ बच्चा रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इस समाज का कोई भविष्य नहीं है अगर इस ट्रैक पे हम लोग इसी तरह चलते रहे। हर सच्चे भारतीय का, हर सच्चे नागरिक का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए आज के समय में अपने इस समाज को बचाना, अपने समाज को ऐसा बनाना कि ऐसा नहीं ना होता है। क्यों नहीं होता है? हम पिछले साल, आप लोगों को पता है, पूरे बिहार का यात्रा निकाले थे, याद है ना? ये तो किए, लेकिन मैं अब आपका सही बात है। हमारे पास वो क्षमता नहीं थी कि हम लाखों लोगों से संवाद करके समाज को कुछ दे पाए, लेकिन हमको मिला बहुत कुछ। बिल्कुल मंच पे खड़े होकर आपके सामने ईमानदारी से कह रहे हैं, हम कुछ दिए हो चाहे ना दिए हो, हमको खूब बहुत कुछ मिला। हमको सीखने को मिला, हमको समझने को मिला, हमको ताकत मिली, हमको समझदारी मिली, और हमको ये समझ में आया कि बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, एक एक नागरिक को, उनके जीवन को अभिशाप बना दिया। बहुत ऐसा मुद्दा है जो हमारे आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उसमें से हम लोग 5 मुद्दे को 5 ऐसा मुद्दा जो इस वक्त अभिशाप का रूप ले चुका है। अभिशाप वो 5 क्या है? सबसे पहला है समाज में लगातार बढ़ रहा नशा। और नशा का जब बात होता है तो बिहार में नशे का पूरा बात जो है वो शराबबंदी का डिबेट बन जाता है ना। हम जो बात कर रहे हैं अभी आपसे, वो सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, शराब के नशे की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक एक और नशे की बात कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आप पे नहीं, आपके बच्चों पे पड़ रहा है और समाज के भविष्य पे पड़ रहा है। वो नशा जो आज 12 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल का बच्चा हर तरह का नशा कर रहा है। किस तरह का नशा कर रहा है? कोरेक्ट से नशा कर लेता है, सल्फिक से नशा कर लेता है, पंचर बनाने वाले सॉल्यूशन को खींच लेता है, गांजा वांजा तो नॉर्मल बात हो गया है। ये सब छोड़िए, ये सब तो लोकल मिल जाता है। ऐसा नशा कर रहा है जो बिहार के बाहर से नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर से हो गया एक बार। और जो 6 महीने 8 महीने अगर उस नशे में रह गया तो उसका क्या हालत होगा ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। उसके मानसिक स्थिति तो गड़बड़ होगा ही, शारीरिक भी गड़बड़ होगा, आर्थिक भी गड़बड़ होगा। सबसे बड़ी बात, ये जो नशा करने के लिए उनको जो पैसा चाहिए वो कहां से आ रहा है?
ये कुछ चंद ग्राम कोकेन खरीदने के लिए जब कोई 16 साल का बच्चा 3000 रुपया दे देता है, ये आपके मन में सवाल आया कि 3000 रुपया 15 साल का बच्चा कहां से लाया 20 ग्राम कोकेन के लिए? वो पैसा सबसे पहले तो अपने घर में करता है चोरी, और उसके बाद जब लत लग जाए तो वो अपराधी बन के बाहर भी करता है चोरी। तो पहले तो नशे में होने के कारण अपराध, और उसके बाद जो नशे में आ गया, जो नशा में है, किसी मोड़ पे रात को मोटरसाइकिल छीनेगा, किसी के घर में कूदेगा, बहन बेटियों से छेड़खानी करेगा, घर में को चोरी डकैती करेगा, आजकल कट्टा लेके तमंचा लेके घूम रहा है बाजार में, मूड किया तो फायरिंग भी कर देगा। ये सब हमारे गांव में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी नशे के कारण हो रहा है। तो पहले तो नशा करने के लिए अपराध, उसके बाद नशा करने के बाद अपराध। एक भी बात हम गलत बोल रहे हैं? बताइए। ये हमारे अपने बाल बच्चे समाज की बात है कि नहीं है? इसमें कोई पार्टी चुनाव नेता की बात है? इस पर चर्चा करते हैं हम लोग? कभी फुसुर करते हैं खाली कि फल्ला के बेटा खत्म है गए, ओकर बेटा खत्म है गए, और इस मुगालते में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हम 30 मार खाए हैं, हमारा बेटा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा। इस भ्रम में मत रहिए, कभी मत रहिए। समाज बर्बाद होगा तो आप कितने भी तोप होंगे, आपका बच्चा भी नहीं बचेगा। ये याद रखिएगा। समाज को बचाने की कोशिश करिए। इसीलिए अब हम तो देखिए पूरे देश में आंदोलन करते हैं, यहां तो हम सुपौल में पहली बार कर रहे हैं, पूरे देश में करते हैं, पंजाब भी देखे हैं। पंजाब का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आपको ध्यान में होगा। हमारे कोहली जी, पता नहीं कहा है, प्रशांत कोहली जी को भी बुला लो मंच पे, हमारे साथी पंजाब से भी, दिल्ली से भी आए हैं। पंजाब में एक समय था जब नशा ड्रग्स बिल्कुल चरम पे था, याद है ना आपको? पूरा देश चर्चा करता था ना कि पंजाब में हालत बहुत खराब है, पंजाब में तो एकदम खत्म हो गया, यूथ खत्म हो गया, जनरेशन खत्म हो गया। उस पर फिल्म बनता था ना, उड़ता पंजाब एक फिल्म बना था, पूरा देश चर्चा करता था। याद है कि नहीं याद है आपको? बताइए, याद है ना? पंजाब में जिस समय नशा था, हम पूरे पंजाब के हर जिले को देखे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। और पंजाब में जब नशा चरम पे था, उस वक्त पंजाब की जो हालत थी, आज हमारे कोसी का जो क्षेत्र है, ये जो 3 जिले हैं, हमारा जो सुपौल जिला है, इसका हालत इस समय पंजाब से भी ज्यादा भयावह है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। हम उस जगह को भी देखे हैं और इस जगह के तो हम हैं, इसके आधार पे आपको बोल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पंजाब में जब नशा चरम पे था तो पूरा देश उस पे चर्चा करता था ना। लेकिन जब अपने यहां नशा चरम पे है तो अपना समाज भी चर्चा नहीं करता है, देश और प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए। यही फर्क। 3000 रुपया, अरे भाई जी, लोग तो महापंचायत में आवेला परेशान छे, गरीबी एते छे कि 20-30 रुपया मुश्किल रह जाए छे। हम सब ओहन समाज से आवे छी, ओहन समाज में 15-16 साल के बच्चा 3000-2000 रुपया कत से आन रहा है। वो आदमी बताया, सुनिए, आप सुन लेंगे। हम जितनी बार ये बात बोलते हैं, मेरे शरीर का रोआ खड़ा हो जाता है, आपके अंदर है। ये बताया गया कि शाम होता है ना, तो सुपौल में बहुत सारा पैथ लैब सब है, जहां पे बच्चा सब जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट खून चढ़ाता है और उसके बदले में पैसा लेता है और उस पैसे से नशा करता है। शरीर का रोआ खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका बच्चा नष्ट हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। आप अगर इस पे स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो आप मृत इंसान है, जीवित नहीं है, सांस लेते हुए मृत इंसान। इस पर अगर आप हल्ला बोल नहीं कर सकते हैं तो बताइए, गलत बात कह रहे हैं? बोलिए। बुरा लग रहा है ना? बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कारण ये समाज ऐसा बना है, हम लोगों के कारण ये समाज ऐसा बना है। किस नेता को दोष देने जाएंगे हम? किस सरकार को दोष देंगे? हमारे अपने गांव में होता है ना, हमारे स्कूल के सामने होता है ना, हमारी गली के सामने होता है ना, हमारा भतीजा करता है ना, हमारा
झांकिएगा, अपने अंदर झांकिए। हम अपने अंदर झांक रहे हैं। एकमात्र तरीका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब हवाबाजी निकल जाएगा, सब जाति धर्म के नाम पे जो जहर और नफरत फैल रहा है, और जितना पार्टी और नेता सब आपको बांट बांट के अपना सत्ता के लिए, अपना कुर्सी के लिए बांटे हुए हैं। विधायक चुनिएगा जाति का वैभव बचाने के लिए, सांसद चुनिएगा धर्म का रक्षा करने के लिए, यही काम रह गया है। बोलिए, ये काम है, नेता का काम है। नेता का काम है कि मंच पे खड़ा होकर धर्म का बात करेगा। नेता का काम है कि मंच पे खड़ा होकर जात का बात करेगा। जो नेता ये बात करता है उसको मंच से उतार देंगे जिस दिन आप, उस दिन समाज खुद ब खुद बन जाएगा। जब तक नहीं मान सकते हैं उस दिन तक नेता को दोष मत दीजिए, खुद को दोष दीजिए, अपने अंदर झांकिए। जो मिल रहा है वो डिजर्व करते हैं, हमें इसीलिए ऐसा मिल रहा है। आप दूर क्या खोजने जा रहे हैं? दूर कहां जाना है? किसी की बात करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा काम हुआ है। हर पत्रकार हमसे पटना से लेकर दिल्ली तक, पता है, एक सवाल पूछता था कि आप जो पूरे कोसी क्षेत्र में जो पूरा आंदोलन का माहौल बना दिए हैं, अरे कैसे बना दिए भाई? यहां तो बिना जात का बात किए कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं बात करिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर है, हर दिन में 50 को फोन यही आता है कि अनुपम का जात क्या है। क्या मतलब है तुमको अनुपम का जात क्या है? क्यों जानना चाहते हो अनुपम का जात क्या है? हम तो नहीं कभी बोलते हैं। हम तो ये तक नहीं बोलते थे। कितने लोग हैं जो हमको जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, उसको ये नहीं पता चलता था जात क्या है, धर्म क्या है, इसका गांव कहाँ है, इसका क्षेत्र कहाँ है। किसी भी तरह का ऐसा बात करने का क्या जरूरत है भाई? मेरे अंदर दम है, कलेजा है, मुद्दे पे बात करने का हिम्मत है। जिसके अंदर मुद्दे पे बात करने का हिम्मत नहीं है वही जात का बात करता है, वही धर्म का बात करता है, वही क्षेत्र का बात करता है। जिसके अंदर माता होगा वो ये सब नहीं करेगा। हमको भी बहुत समझौता करने का कोशिश हुआ है। आपको नहीं लगता है? ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं हुआ होगा। हमको पता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग समझौता कर चुके हैं, मेरे परिवार के लोग कर चुके हैं। उनकी बोली सुनते हैं तो हमको दुख होता है कि कहां पहुंच गया, हम दूर क्या जाए। हमारे अपने घर में होता है। सुधार दूर कहां करेंगे हम? सुधार तो हमको अपने अंदर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने टोले से, अपने गांव से। अरे आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों को ठीक करिए ना, उससे बड़ा कोई काम है? कोई उससे बड़ा काम नहीं है। छोड़िए नीतीश, मोदी, जदयू, राजद, बीजेपी, कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं है ये लोग। जो है आप है, सबसे बड़ी ताकत आप है। आप यहाँ आज बैठे हैं, कितने लोगों की सत्ता हिल रही है हमको पता है, जबकि नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। यहाँ सत्ता की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? इसलिए हिल रहा है क्योंकि कायर है, डरपोक है, अंदर में मादा नहीं है। लोगों को बांट के जो लोग राज करते हैं, वो जब लोगों को एकजुट देखते हैं तो उनको डर लगता है। कोई भी रहेगा उनको डर लगेगा। आप लोग इतिहास बना दिए हैं। हम जानते हैं इसी मैदान में बड़ी बड़ी पार्टी साधन नहीं है, हमको पार्टी नहीं है। यहाँ तो बस में भर भर के लोगों को लाके भर दिया जाता है। जो यहाँ आता है उसको पता नहीं होता है कि क्यों आया है। यहाँ आया एक एक आदमी जानता है कि वो यहाँ पे क्यों है। ऐसा रैली पिछले 20 साल में नहीं हुआ होगा। हम चैलेंज करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को कि इस तरह का रैली जिसमें एक भी आदमी निकाल के दिखा दे जिसको पता ना हो कि वो यहाँ क्यों आया है, तो हम मान जाएंगे भाई। ये मेहनत, संघर्ष, विचार के दम पे लोग आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग लालच के कारण नहीं आए हैं। हमारे समाज को लालची बना दिया है नेताओं ने, और उसी नेता के आगे पीछे हम लोग घूमने लग जाते हैं। आप लोग उसके पीछे घूमना बंद करिए, वो नेता भी ठीक हो जाएगा भाई। वही राज करे ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जिसको राज करना है करे, वही करे, लेकिन हिसाब से करे। इधर उधर जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को जनता से डर लगना चाहिए था, समाज से डर लगना चाहिए था। यहां क्या हो गया है?
जहां उल्टा हो गया है, यहां पे जनता को नेता से डर लगता है कि नहीं लगता है? हम पलट देंगे इस चीज को, जहां जहां तक आवाज जा रही है सब लोग सुन ले। कोई किसी से डरने वाला नहीं है। सच्चे लोग जो होंगे, ईमानदार लोग जो होंगे, सीना तान के चलेंगे, पूरी ताकत से चलेंगे। जो भ्रष्ट लोग होंगे, जो लोगों को बांटने वाले होंगे, वो या तो छुप के रहेंगे या सुधर के सड़क पे निकलेंगे। ऐसा माहौल बना देंगे। ये है इस आंदोलन का लक्ष्य। आप साथ देंगे कि नहीं, इसमें बताइए। हाथ खड़े करके आवाज लगा के बताइए, साथ देंगे कि नहीं? बताइए। जो भ्रष्ट लोग जहां जहां तक आवाज जाएगी, आपकी आवाज सुन के बेहोश हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है ये? हम इस आंदोलन के जरिए अपने कोसी क्षेत्र के प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देंगे। प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि प्रतिष्ठा को कहां कहां ठेस पहुंची है। सुनिएगा, गलत लगेगा तो हमको बताइएगा बाद में कि अनुपम मोदी जो तू कहला है गांधी मैदान में, ये बात ठीक नहीं रहा। हम बहुत ध्यान से सुनते हैं जो हमको टोक के बोलता है कि आप गलत बोल रहे हैं। हम संवाद विरोधी आदमी नहीं है। यहां तो रैली होता है तो नेता आएगा हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से काहे आओगे बे? क्या है, जमीन के हो कि आसमान के हो? हेलीकॉप्टर में देखने 500 लोग आ जाएंगे। नेता का ना बात सुनने आएंगे ना विचार सुनने आएंगे। जमीन पे रहिए ना, तब ना आपको पता चलेगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। ताम झाम और हवाबाजी से समाज बदलेगा? ये जो है, हम लोगों को अब मिलजुल कर अपने समाज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर देना है। अब समझिए आप, ये तो हुआ पहला अभिशाप। अभी हम नशे की बात किए। दूसरा अभिशाप क्या है बताइए? भीषण बेरोजगारी। देख लीजिए, कोई पार्टी, कोई नेता का दम नहीं होगा मंच से खड़े होके ऐसे बोले बताइए दूसरा अभिशाप, और सामने खड़े लोग बता देंगे क्या है दूसरा अभिशाप। लोग ऐसे भर के लाए जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। यहाँ एक एक आदमी जो आज गांधी मैदान में है वो आंदोलनकारी है। एक एक आदमी जो आज गांधी मैदान में है वो हमारे समाज के वैभव प्रतिष्ठा को बचाने वाला नेता है। एक एक आदमी। तो दूसरा अभिशाप है भीषण बेरोजगारी। अब ध्यान से सुनिएगा आप एक और बात। जो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं बैठ जाइए, नहीं तो थक जाइएगा। थोड़ा बोलेंगे अभी हम लंबा, लेकिन बहुत जरूरी बात बोलेंगे। दूसरा अभिशाप है भीषण बेरोजगारी। ऐसे तो देखिए बेरोजगारी पूरे देश में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तो सबसे ज्यादा रोजगार आंदोलन के लिए ही काम किए हैं। लाखों युवाओं के रोजगार नौकरी का काम हमारी इस टीम ने किया है। जो मंच पे आपको दिख रहे हैं ना लोग, देखिए रजत है, गोविंद है, राशिदा है, प्रशांत है। हल्के में मत लीजिए इनको, ये मत समझिए कि अनुपम की टीम के ऐसे ही वॉलंटियर है। ये सब लीडर है, लीडर। और आपके सब यहाँ बड़े से बड़े नेताओं पे एक एक भारी पड़ने वाला है। सब ऐसे लोग हैं। भीषण बेरोजगारी, जो रोजगार आंदोलन इन लोगों ने चलाया है, पूरे देश में बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या की जो राजधानी है वो है बिहार। और बिहार में जो राजधानी है वो है कोसी का क्षेत्र। क्यों है हम बताते हैं। हम एक भी बात बिना तर्क के नहीं करते, एक भी बात अतिशोक्ति के साथ नहीं करते हैं, और एक भी तथ्यात्मक रूप से गलत बात ना बोले इसकी पूरी कोशिश करते हैं। बेरोजगारी ऐसी है, और उसकी जो हम बोले कि राजधानी कोसी का क्षेत्र है, समझिए क्यों है। आप पूरे देश में घूमे होंगे, दिल्ली कौन कौन गया है कभी भी? हाथ उठा के बताइए, दिल्ली कौन कौन गया है? बहुत लोग गया है, लगभग 80% लोग दिल्ली गया हुआ। दिल्ली, बंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, सब जगह गए हैं ना? कहीं ना कहीं गए हैं। हर शहर में लेबर चौक होता है ना? बताइए, बन गया है ना लेबर चौक? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए पीछे जो लोग हैं वो लोग और बढ़िया से बता रहे हैं। वो लोग बात करने लगे हैं हमसे इशारे इशारे में। आगे वाले सब जो हैं
उनको लग रहा है कि आगे बैठ गए हैं तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पीछे वालों से ज्यादा बात हो रहा है। लेबर चौक हर शहर में देखे हैं। अब सोचिए किसी भी शहर के लेबर चौक पे चले जाए, हम चंडीगढ़ में भी रहे हैं, नौकरी किए हैं, बहुत बढ़िया नौकरी किए अपने यहाँ। हमारी माँ यहाँ बैठी हुई है। सोचिए ऐसे परिवार से आते हैं जिसको खुशी होना चाहिए कि बेटा जो है इंजीनियरिंग किया और कैंपस सिलेक्शन हो गया, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, अब बेटा नौकरी छोड़ के इसमें लग गया। बताइए कौन माँ बाप टेंशन में नहीं आ जाएगा? सब आ जाएंगे। लेकिन हम क्यों बार बार माँ का नाम लेते हैं? हम जो कर पाए हैं अपने उसी माँ के कारण कर पाए हैं। जो फैसला हम लिए हो, कभी भी लिए हो, जो हमारे अपने समाज के खुद को काबिल और पढ़ा लिखा समझने वाले लोग हैं, उनको नहीं समझ में आया, मेरी माँ को समझ में आया। हमेशा मेरे साथ पूरी ताकत से खड़ी रही। तो चंडीगढ़ के बहाने वो बात हो गया, क्योंकि हम चंडीगढ़ में 4 साल पोस्टेड थे। तो मान लीजिए चंडीगढ़ हुआ, चंडीगढ़ मोहाली के लेबर चौक पे चले जाइए सुबह सुबह 7 बजे, और लेबर चौक के सामने खड़े होकर जोर से बोल दीजिए सुपौल जिला से कितना आदमी है यहाँ पे, ऐसे ही कर दीजिए सर्वे खड़े खड़े। 300 आदमी अगर खड़ा होगा तो उसमें से आपको 200 आदमी जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से मिलेगा। गलत बोल रहे हैं? देश के किसी भी बेंगलोर के लेबर चौक पे भी चले जाइए, आपको 300 आदमी में 200 आदमी मिलेगा कोसी क्षेत्र से। ऐसा कौन सा क्वालिटी है हमारे अंदर बताइए तो, कि हर देश का लेबर चौक हम ही चला रहे हैं? यह तो बहुत गजब का क्वालिटी है ना, जो देश में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। अरे लाख लाख का नौकरी मिले, सैलरी मिले, देश क्या विदेश जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठेला चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, सफाई करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर जिसको जाना पड़ रहा है, उस शौक से जा रहा है क्या? मजबूरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर जगह हमारे ही यहां से लोग सबसे ज्यादा क्यों है? क्यों ऐसा हो गया है कि मजदूर का मतलब ही बिहारी हो गया है? हो गया है कि नहीं हो गया है? आप कहीं बाहर चले जाइए, कोई मजदूर अगर उड़ीसा का भी रहने वाला होगा, उड़ीसा का भी होगा, बंगाल का भी होगा, दिल्ली में उसको वो बिहारी ही बुलाया जाएगा, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है। बिहार कभी जिंदगी में नहीं आया होगा, लेकिन दिल्ली में उसको बोलेगा बिहारी है ये, क्योंकि मजदूरी कर रहा है। यहां आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है आपका? नहीं पहुंचता है ना? और बताते हैं हम, एक बताइए, ट्रेन चलता है, कोसी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन कौन सा है बताइए? सहरसा रेलवे स्टेशन। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सब जगह के लोग को बाहर जाना हो सहरसा से जाते हैं। पूरे देश में एक ही जगह से एक ऐसा ट्रेन चलता है जिसको अपने गंतव्य स्थल तक, डेस्टिनेशन तक जाने में कम से कम 35-40 घंटा लगता है, और उस ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट नहीं है, सब जनरल कोच। बताइए कौन सा ट्रेन है? हाँ, जोर से बोलिए। जनसेवा। 30 घंटा, 35 घंटा, 40 घंटा ट्रेन को लगता है पहुंचने में। ट्रेन में एक भी आरक्षित सीट नहीं है, सब जनरल है। ऐसा ट्रेन देश में कहीं से नहीं चलता है। अब एक बात बताइए आप, ये ट्रेन अपने आप चलने लगा होगा कि ट्रेन का मूड किया किसी दिन और ट्रेन चल पड़ा? नहीं ना, ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग बैठे होंगे, विचार किए होंगे, कुछ नेता लोग, कुछ अधिकारी लोग सोचे होंगे कि यहां से एक ऐसा ट्रेन चलाया जा सकता है जिसमें कोई रिजर्वेशन देने का जरूरत नहीं है, सब जनरल कोच रहेगा। सोचा गया होगा ना? वो क्या सोचा होगा बताइए? इसका क्या मतलब हुआ बताइए आप, बोलिए। बेरोजगारी, यही बोल रहे ना? सिर्फ बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी तो है ही। हम एक और मजेदार बात आपको बताते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग हमारे हुक्मरान, सरकार, माए बाप, जो भी मान लीजिए आप, जो लोग भी वो ट्रेन चलाया, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, उनको ऐसा लगा कि जिस तरह से भेड़ बकरी को ले जाया जा सकता है, जिस तरह से मुर्गा को ले जाया जा सकता है,
जिस तरह से जानवर को ले जाया जा सकता है, वैसे ही हमको और आपको ले जाया जा सकता है। ऐसा उनको लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। लगा कि नहीं लगा? लगा ना। इसमें आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, इसमें प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं हुआ। प्रतिष्ठा का नुकसान कहां होता है हमारा? प्रतिष्ठा का नुकसान होता है भाई से झगड़ा करके। प्रतिष्ठा का नुकसान होता है किसी के घर चले गए, बेचारे को कुर्सी निकालने में 2 मिनट देर हो गया, वहां हो जाता है प्रतिष्ठा का हनन। किसी का नुकसान हो जाता है कि बाजार पे देख के मुस्कुरा दिए और वापस नहीं मुस्कुराया, इसमें प्रतिष्ठा का हनन हो जाता है। कितना खोखला प्रतिष्ठा हो गया है हमारा भाई। जहां हमारे गांव के स्कूल में पढ़े, हमारे कई चाचा, हमारे कई बड़े बुजुर्ग जो है गांव के स्कूल में पढ़ के, सुखपुर के स्कूल में पढ़ के पूरे देश में योगदान दिए, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन आज क्या हालत है शिक्षा व्यवस्था की? शिक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि पूरा सिस्टम जो है वो हीरोइज्म पे चल रहा है कि एक हीरो आ गया है, सब ठीक कर देगा। अब बताइए तो, हीरो के आने से सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब व्यवस्था है ही नहीं। हीरो चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आजकल यही चर्चा चल रहा है ना बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। स्थिति तो ऐसा नहीं, हमसे बार बार पूछा जाता है कि आगे है हीरो क्या कहना है। हम बोले इसका मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है, उनके ऊपर हम क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करें? हीरो है कि क्या है कि कैसा है, उनसे हमको क्या मतलब है? हमारा सिस्टम खराब है, इसका मतलब एक आदमी आएगा तो ठीक रहेगा, वो आदमी चला जाएगा तो खराब हो जाएगा, मतलब सिस्टम है ही नहीं, आदमी है। सिंपल सा बात है, क्लियर है कि नहीं? शिक्षा स्वास्थ्य का वही हालत। स्वास्थ्य का ये हालत है कि बुखार अगर पकड़ में आ गया पैरासीटामोल से तब तो ठीक है, अगर बुखार पकड़ में नहीं आया तो आप जो है ट्रेन पकड़ के कम से कम पटना चले जाइए, है ना? सिंपल सा इतना सा बात हम कह रहे हैं। बुखार पकड़ में नहीं आ रहा है, बुखार नीचा नहीं जा रहा है, क्या करिएगा? या तो आपको लूट लिया जाएगा सहरसा से लेके सुपौल से लेके मधेपुरा में। आप सोचिएगा कि कहीं कोई अच्छा इलाज मिल जाए जहां पे कि हमको पैसा ना लगे, तो कम से कम तो पटना जाइएगा ही, कम से कम। वहां भी जरूरी नहीं है कि आप संतुष्ट रहिए। कहने को तो एम्स खुल गया है पटना में, कहने को दरभंगा में भी एम्स खुल गया है, हो गया ना एक दिन घोषणा। उसके बाद क्या है कि हम लोग के दोस्त लोग जो दरभंगा में टीम है युवा अल्लाह बोल का, वो लोग झाड़ी वाड़ी छील के एम्स खोज रहा है कि कहाँ पे एम्स खुला है। झाड़ी के पीछे, घास के नीचे कहीं दिखेगा ना एम्स खुल गया है, तो एम्स का घोषणा हो गया कि दरभंगा में भी एम्स खुल गया। स्थिति ये है शिक्षा स्वास्थ्य का। यह तीसरा अभिशाप। चौथा अभिशाप, और ये बता रहे हैं हम, इस बात को सब लोग सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, चौथे वाले अभिशाप को, वो है भूमि विवाद। ये अपने ही समाज का खासियत है, ये पूरे देश का खासियत नहीं है, यहीं पे ज्यादा है। देश तो हमारा चांद पे पहुंच गया है, लेकिन जमीन जाल का झगड़ा, सीमा का सुलझाना जो है वो हमारे देश के बस का बात नहीं है। उसमें लड़ते झगड़ते रहिए, मरते कटते रहिए। हमारी टीम ने एक अध्ययन किया है, सर्वेक्षण किया, बता रहे हैं आपको उसमें क्या निकला। उस सर्वेक्षण में यह निकला कि सीओ बीडीओ ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक सबसे ज्यादा जो फरियादी है वो सब जमीन जाल का झगड़ा वाला है। सबसे ज्यादा फरियादी, जो फरियादी जाते हैं ना मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक, सीओ बीडीओ से लेके मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक, सबसे ज्यादा जमीन जाल का झगड़ा, भूमि विवाद वाला है। और उसमें सिर्फ विवाद नहीं है, फिर भ्रष्टाचार है। अभी प्रशांत जी बोल के गए, प्रशांत जी देश के प्रख्यात अधिवक्ता हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक कितना विवाद पहुंचा है, प्रशासन तक पहुंचा है, जिनका नहीं पहुंचा है वो भी भूमि विवाद तनाव में है। और जो भूमि विवाद के तनाव में अभी तक नहीं है, उनको पता है कि वो कल आ जाएंगे, सबको पता है, सब उलझा हुआ है। प्रशांत जी जैसे लोग कह रहे हैं कि इसका समाधान तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट कचहरी ही कर देगा बिल्कुल सही ढंग से, विवाद भूमि विवाद को लेकर उन्होंने भी कहा। तो आप समझिए कि ये हालत, और इसका नतीजा है कि भ्रष्टाचार,
जहां जहां विवाद होगा वहां वहां भ्रष्टाचार। सीओ से लेके, बीडीओ से लेके, डीएम से लेके, सचिव से लेके, सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी से छिपा हुआ है? कोई यहाँ पे क्या सिस्टम को एकदम सुचारू ढंग से चलाने के लिए आया है? ऐसे हमारा क्षेत्र खूब पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है ना। लेकिन यहाँ जो अधिकारी आएगा वो माला माल हो जाता है, उसका मतलब अलग ही क्वेश्चन है। वो करोड़पति अरबपति होके जाता है। सुपौल की जनता कितनी भी गरीब रहे, नीति आयोग की रिपोर्ट में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया ये सब सबसे पिछड़े जिले हैं। उस रिपोर्ट में सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उन्हीं पिछड़े जिलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कमाई हो रहा है। ऐसा क्यों है भाई? बताइए। हमारा सही को सही और गलत को गलत बोलने का सामूहिक क्षमता खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। जो बात हम शुरू से कह रहे हैं, हर जगह हो गया है ये चीज। ये चौथा अभिशाप। और पांचवा क्या है? पांचवा एक प्राकृतिक है जिसमें थोड़ा मामला प्रशासनिक भी है, वो है बाढ़ की आपदा। तो प्रकृति की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाढ़ की जो तबाही है, मतलब बाढ़ से सब लोग डरे हुए ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बाढ़ का इंतजार भी करते हैं ना, कि बाढ़ आए, थोड़ा बहुत पानी बढ़े, थोड़ा बहुत जो है 40-50 हजार बोरी जो है सो पानी में डुबाया जाए, इसका इंतजार करते हैं कि नहीं बहुत लोग? अफसर, ठेकेदार, तरह तरह का लोग सब इसका इंतजार करता है। किससे छिपा हुआ है भाई? हम हेलीकॉप्टर से आने वाले आदमी नहीं है, हमको सब पता है, एक एक चीज पता है। और जिस दिन हल्ला बोल होगा तो एक एक चीज को साफ करके रख देंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ खाली जान माल को नहीं बहाता है, ये बाढ़ ऑडिट को बहा देता है, मनरेगा को बहा देता है, जितना योजना है उसको बहा देता है। खोजते रहिए कहां गया योजना, सब खत्म, सब पार। तो ये है पांचवा अभिशाप। ये 5 अभिशाप है जिसके कारण आज कोसी का क्षेत्र पिछड़ रहा है, हमारा समाज गर्त में जा रहा है, और जिसके कारण हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखेंगे, इसको दूर भेजेंगे। इसी कारण से अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आपको सच में ईमानदारी से चिंता है कि आपका बच्चा जो है वो जितना काबिल है, जितना मेरिटोरियस है, जितना मेहनती है, उसके आधार पे उसको परिणाम मिले, तो इस 5 अभिशाप को मिटाने का जो आंदोलन शुरू होने वाला है, उसमें आप सबको हिस्सेदार बनना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा। अब हम थोड़ा समय लेकर बड़े ध्यान से, हम चाहते थे कि ये मूल बात है, आप लोगों को ये बात तो पहले बिल्कुल अच्छे से दिमाग में, जहन में आ जाए कि क्यों इस आंदोलन का आगाज आज होने वाला है। अगले दौर में, आखिरी में जब बात होगी, तो हम इस बात पे बात रखेंगे कि आगे की हमारी योजना क्या है, आगे की कार्य योजना क्या है, आने वाले दिन में हम क्या क्या करेंगे। हम एक रैली, एक महापंचायत करने वाले आदमी नहीं है। कोई रुचि हमको इस बात में नहीं है कि एक दिन जो है पूरे कोसी क्षेत्र को गांधी मैदान में जमा कर दे, छा जाए टीवी अखबार में, अगले दिन से भूल जाए। ऐसा काम हम नहीं करते हैं। इस तरह की रैलियां करते आए हैं खूब, इसकी हमको कोई बहुत लालसा, इच्छा और छपास की बीमारी नहीं है। हमको कोई मीडिया पे निर्भर नहीं है, हम आप पे निर्भर है, आप लोगों पे। आज जो मीडिया की हालत है वो भी हम जानते हैं, वो भी हमसे छिपा हुआ नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। अगर आप लोग एकजुट है तो ये समाज एकजुट है, तो ये समाज ही मीडिया है, ये समाज ही सरकार है, ये समाज ही प्रशासन है, ये समाज ही लोकतंत्र है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है, कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, कोई प्रशासन सरकार की जरूरत नहीं है, किसी नेता पार्टी की जरूरत नहीं है। जिसको इस आंदोलन में आना है, 5 अभिशाप को मिटाने की मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा के साथ आ जाए। ये बात हल्ला बोल, हल्ला बोल।
हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। तो ये 5 अभिशाप है जिसको लेकर आगे बात होने वाली है। अब जो बात होगी वो ये, इसीलिए हम कह रहे हैं ध्यान से बैठे रहिएगा और सुनिएगा, इसलिए क्योंकि आपको ही करना है। ये सिर्फ मेरे बस का नहीं है, मेरी हैसियत सिर्फ नहीं है, किसी एक व्यक्ति की हैसियत नहीं है इतना बड़ा परिवर्तन लाने का। आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ध्यान से सुनना है कि आने वाले समय में पंच अभिशाप मिटाने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, वो बात कुछ देर बाद रखी जाएगी। तब तक हम अपने साथी प्रशांत से निवेदन करेंगे कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपके बीच देश के काबिल से काबिल लोग हैं। यशोवर्धन झा आजाद है। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं यशोवर्धन जी के बारे में। यशोवर्धन जी भारत के सुरक्षा सचिव रहे हैं। आजकल आप सुनते हैं ना नेशनल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये पद अजीत डोभाल। पहले देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती थी, देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी। देश के सुरक्षा की इतनी जवाबदेही, इतने अहमियत वाले पद पर रहे हैं। आईबी के निदेशक रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ता होंगे, वो समझेंगे कि केंद्रीय सूचना आयुक्त होना क्या होता है। आईपीएस के तौर पर सेवा देकर अभी 1-1.5 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं यशोवर्धन जी को, बीच बीच में ट्विटर पर रिप्लाई भी करने लग जाते हैं कि आप जो है, आप हम लोगों में सबसे ज्यादा युवा है। और युवा होना क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। युवा होना जो है, ऐसा नहीं है कि कोई 35 साल तक है तो युवा है, 35.5 हो गया तो युवा नहीं रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। युवा होना जो है वो एक जज्बा होता है, वो एक स्पिरिट होता है। आज जिस जज्बे की जरूरत है इस आंदोलन में, उसी जज्बे को युवा होना कहते हैं। हमारे साथ यशोवर्धन झा आजाद जैसे युवा है, हमारे साथ दिनेश जी जैसे युवा है। दिनेश जी का हम परिचय दे देते हैं थोड़ा सा। आपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन सुना है ना? जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सुना है ना? जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी लोगों में रहे हैं दिनेश जी। जब छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनी तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोगों में रहे। बाद में हिंदुस्तान अखबार के बिहार झारखंड के प्रभारी रहे। और आज भी इस देश के किसान आंदोलन से लेके युवा आंदोलन में है। युवा हल्ला बोल के बिल्कुल सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं मजबूती से। संयुक्त किसान मोर्चा के बिहार के संयोजक हैं। देश में जो इतना बड़ा किसान आंदोलन दिखा, उसको नेतृत्व करने वाले लोगों में है दिनेश जी। इनका साथ और आशीर्वाद आज हम सबको, आप सबको मिल रहा है। दिनेश जी ने बहुत नेताओं को, बहुत लोगों का मार्गदर्शन किया है। बहुत लोग बड़े से बड़े जिनको आप तोप समझते हैं, वो सब दिनेश जी के शिष्य रहे हैं कई साल। हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। एक सुखपुर का बच्चा अनुपम जो है, उनको दिनेश जी का ऐसा साथ मिला। हमने यात्रा की थी पूरे बिहार में। बहुत लोग सोचते होंगे 38 जिले में घूम गया, कैसे घूम गया, हर जगह हजारों हजार की सभाएं कर गया, कैसे कर गया? दिनेश जी जैसे लोगों के कारण कर गए। और कैसे कर पाते? अकेले कोई नहीं कर सकता। हमारे साथ जालान साहब है। जालान साहब जो है बिहार के सबसे मजबूत एक्टिविस्ट में से है। दिन रात सोचते हैं कि समाज को बेहतर दिशा देने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसको सही दिशा देने के लिए क्या क्या किया जाए। उन्होंने मोतिहारी में बहुत भव्य कार्यक्रम किया था, वहां मुझे अवसर दिया था, वहां बुलाया था। मोतिहारी के, चंपारण के लोगों को हमसे जोड़ा था।
और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आज जालान साहब को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने शुद्ध विचार के, अच्छे विजन वाले, कितने मजबूत, निडर और ताकतवर लोग हैं जो आपके साथ इस आंदोलन में साथ देने आए हैं। तो मैं और सुधीर झा जी से तो मैं परिचय कराऊंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो आप ही को हम परिचय कराना चाहिए हमसे, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशांत से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि प्रशांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और आप ध्यान से सबको सुने। आखिरी में हम आगे क्या करना है इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम भैया। आपको आश्चर्य होगा कि 90% मखाना देश भर में केवल कोसी और मिथिला से जाता है। और यहाँ के किसानों को क्या मिलता है मखाना के बदले में? 150, 200 रुपया, 100 रुपया किलो भी मखाना यहाँ किसानों को नहीं मिलता है। और पटना पहुंचते पहुंचते वो 700, 800 रुपये किलो जाता है। दिल्ली और भारत के बाहर जाकर के वो 2000, 2500 किलो तक हो जाता है। आखिर यहाँ के गन्ना के उत्पादों को पैसा क्यों नहीं मिलता है? यहाँ के जो किसान हैं अनाज पैदा करते हैं, यहाँ के किसान गेहूं पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, मरुआ पैदा करते हैं, बाजरा पैदा करते हैं। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के किसानों को जो पैसा मिलता है 1400-1500 रुपए क्विंटल धान मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन वही धान दिल्ली के अगल बगल के राज्यों में 2300-2400 रुपए क्विंटल मिलता है, इसलिए कि वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों पर लागू है। एक जगहों पर सरकार की मंडी खुली हुई है। एक क्विंटल में बिहार का किसान 1000 रुपया क्विंटल वो घाटा उठाता है। यहाँ जो कोसी के कारण के गरीबी का जो कारण है, आप एक समय था कि महाराष्ट्र से, बंगाल से, दिल्ली से नौकरी पाने के लिए लोग यहाँ आया करते थे। तब यहाँ दरभंगा में अखबार का पेपर मिल चल रहा था, अशोक पेपर मिल चल रहा था, कटिहार में जूट मिल चल रहा था, कटिहार में जूट मिल चल रहा था, सारे रीगा में, मधुबनी सकरी में चीनी मिल चल रहा था। वो सारे के सारे जो मिल थे वो किसानों का एक तरह से वो सपोर्टिंग मिल था और लाभकारी कीमत मिल रहा था लोगों को, गन्ना उत्पादकों को लाभकारी कीमत कैसा मिल पा रहा था। यहाँ के पटुआ उत्पादकों को कल हम घूम रहे थे गांव में, हमने पूछा कि आप जो पटुआ जो तैयार सुखा रहे हैं ये कैसे मिलता है, तो कहा 4800 रुपए क्विंटल मिलता है। आप चले जाइए, अभी हम सवेरे कोलकाता से बात कर रहे थे जो जूट मिल में काम करते हैं, हमने पूछा कि वहां पटुआ का क्या रेट है, तो बोला 150 रुपया क्विंटल खरीदते हैं। 48 रुपया 50 रुपये का क्विंटल यहाँ कोसी में किसान को मिलता है। और अनुपम, दिनेश जी, सुधीर झा जी, जलान साहब और हमारी बाईं तरफ युवा हल्ला बोल के संयोजक, कार्यकर्ता, लीडर्स। दिल्ली से जब आ रहा था तो लोगों ने पूछा कोसी जा रहे छो, कोनो काम होते हैं? हमने कहा नहीं, एक रैली छे युवा हल्ला बोल के ओकरा समर्थन रहेगा। और आज जब मैं इस रैली को देख रहा हूं तो एक विशेष अनुभूति हुई है। सबसे पहले कोसी अंचल के ये सारे लोगों को प्रणाम करता हूं और खासकर सलाम करता हूं आपके इस युवा रत्न को जिसका नाम अनुपम है। मैंने इसकी जाति नहीं पूछी और अभी तक मुझे मालूम भी नहीं है। मैंने ये कहा जिस व्यक्ति के पास इतने गुण हैं वही उसकी जाति है। और ये सबसे ज्यादा गर्व का विषय है कि अनुपम के आह्वान पर युवा हल्ला बोल की नेतृत्व सुरक्षित है और उसके आह्वान पर आप सभी आए हैं
जो समाज की तरफ से उन ज्वलंत प्रश्नों को उजागर कर रहा है, जिसको बहुत पहले उजागर होना चाहिए था। मुझे सुपौल से इसलिए लगाव है क्योंकि मैं एक ऐसे जिले से आता हूं, आधा बिहार में आधा झारखंड में, इसलिए मैं अपने आप को आधा बिहारी कहता हूं, आधा झारखंडी। भागलपुर जिले का एक सब डिवीजन था मेहरामा, जो अब गोड्डा में आ गया है, और गोड्डा भी सबसे पिछली जिले में ही माना जाता है। वो संथाल परगना का एक अंग है। वहां भी भीषण बेरोजगारी और ये नशे का जो इन्होंने आह्वान किया है कि वो जो 5 मुख्य कारण है, उसके बारे में हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमारा कार्यक्रम क्या होगा उसको सुनिश्चित करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। नशाखोरी के खिलाफ अगर सबसे बड़ा कैंपेन कोई कर सकता है तो युवा कर सकता है, और मैं समझता हूं कि युवा हल्ला बोल इसको अवश्य एक सफलता में परिणत करेगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी यह है कि इस कार्यक्रम में इतनी ज्यादा महिलाएं आई हैं। महिलाएं पूरे परिवार को संबल देती हैं, और जैसा कि अनुपम ने कहा, माएं बराबर अपने बच्चों का साथ देती हैं, और सही कार्य में तो सबसे ज्यादा साथ देती है। और एक मां क्या चाहती है? बच्चे को नौकरी मिले और बच्चा सही पथ पर आगे जाए, और इसके लिए युवा हल्ला बोल का जो प्रयास है वो बिल्कुल ही अनुकरणीय है। इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर इतने लोग संकल्पित हो जाए, जमुना स्नान के साथ कितने आदमी थे, दिनेश जी यहाँ बैठे हैं, मैं तुमको नमन करता हूँ कि उनके साथ उनको काम करने का मौका मिला है। इससे ज्यादा लोग पूरे देश को बदलने के लिए नहीं चाहिए, मैं दावा के साथ कहता हूँ। और अनुपम जी की टीम के साथ मैं दिल्ली में कुछ देर बैठ चुका हूँ, प्रशांति सूर्य वगैरह। हमारा सौभाग्य है कि इतना अच्छा नेतृत्व, युवा नेतृत्व। बहुत लोग भाषणों में कहते हैं कि देश युवा देश है, 50% आबादी युवाओं की है, लेकिन युवाओं की क्या दशा है इस पे चिंतन करने को किसी को फुर्सत नहीं है। किस नाम पे युवाओं के वोट लिए जाते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत ज्यादा बात खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब भाषण होते हैं लंबे लंबे तो पब्लिक थोड़ी टूट जाती है। सबसे अच्छी बात जो अनुपम जी ने कही है, देखिए बिहार का पूरा ये मुद्दा है, या फिर कोशी का मुद्दा नहीं है। ये 5 अभिशाप जो आप लोगों के समक्ष रखा गया है, ये सिर्फ कोशी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे बिहार का मुद्दा है। हमें इसमें एक एक मुद्दे पर, चूंकि मेरे संगठनात्मक थोड़ा मेरे रुचि रही 80 से सामाजिक कार्य में हो, एक एक मुद्दे पर 2-2 दिन का सेमिनार हर प्रखंड में होना चाहिए। तब जाके इस क्षेत्र का वो कोई नहीं करेगा, ना पॉलिटिशियन करेंगे, ना प्रशासनिक पदाधिकारी करेंगे, ये काम सामाजिक लोगों को करना होगा। और एक बार करके देख लीजिए इन लोगों की किस तरह से होश उड़ जाते हैं। कुमार नृपेंद्र जी से हम आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए। कुमार नृपेंद्र जी। दिनेश कुमार जी का स्वागत ज्ञापन हो गया है। वीरेंद्र जालान जी का स्वागत करते हुए ललित कामत जी, वीरेंद्र जालान जी का। कुमार नृपेंद्र जी आ गए हैं। नवीन कुमार पत्रकार जी अगर यहाँ मौजूद हैं तो आए मंच पे। नवीन कुमार पत्रकार जी, मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ, मैं पहले नाम ले रहा हूँ, वो आप आ जाएंगे तो थोड़ी सी हमें मतलब सुविधा होगी। कुमार नृपेंद्र जी हैं। अनिल जी से हम आग्रह करते हैं, अनिल जी से ही हम आग्रह कर रहे हैं कि अनिल जी आप रजत भाई का स्वागत करते हैं। रजत यादव, अनिल जी से हम आग्रह करते हैं।
जी जुबेल जी आप आए मेरे पास है। अनुपम भैया की माँ भी आ रही हैं। प्रसन्न जी अररिया, प्रसन्न जी अररिया से जो आए हैं, आप आए। अरुण झा मुन्ना जी आ गए हैं। जुबिल भाई आप आ गए हैं जी, जुबिल भाई का स्वागत करें। जी जी सौरभ पांडे हैं। ओके एक मिनट। प्रसन्न जी सौरभ पांडे जी का धन्यवाद। प्रसन्न जी सौरभ पांडे जी केरल से आए हैं। ये हमारे मित्र हैं, युवा हल्ला बोल के काफी एक्टिव कार्य करते हैं और इतने दिन से सुपौल में है कि मैथिली बोलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। प्रसन्नजीत जी करेंगे सौरभ को। सौरभ आपके पीछे। अमित यादव जी का होगा। सुनील यादव जी मधेपुरा से, हमारे मधेपुरा के। कि पंच अभिशाप को मिटाने का जो संघर्ष है उसका आज आगाज हुआ है, किसी कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है। हम अगले कुछ दिनों में ये जो पांचों अभिशाप है, इन पांचों अभिशाप पर विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जन आयोग गठित करेंगे, जिसको पीपल्स कमीशन कहते हैं, जन आयोग, जिसमें काबिल से काबिल जो विशेषज्ञ होंगे। और ये मेरी हमेशा से आदत रही है, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हम कोई ऐसी बात जल्दी नहीं कहना चाहते जो कि हर मामले में उसको तौल कर समझ कर देख लिया गया। तो हर अभिशाप पर विशेषज्ञों के जन आयोग का गठन होगा अगले कुछ दिनों में। पहला काम ये। दूसरा काम, हर पंचायत में कमेटी बनेगी, हर ब्लॉक में कमेटी बनेगी और तीनों जिले में आंदोलन की कमेटी बनेगी। युवा हल्ला बोल की कमेटी है ही। इस आंदोलन के लिए, कोसी के पुनर्जागरण के लिए, कोसी क्षेत्र के प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आंदोलन होने वाला है, उसके लिए हर पंचायत, हर ब्लॉक और हर जिले में कमेटी का गठन होगा। ये एक सांगठनिक काम है जो होगा आने वाले समय में। और मूल रूप से आने वाले समय में जो होने वाला है, जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए दिशा के रूप में ही सही तो जो कुछ शब्दों के माध्यम से हम कह सकते हैं, संपर्क होगा, संवाद होगा, संघर्ष होगा और फिर समाधान होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने सबसे पहले जो बात आज कही थी बिल्कुल सुबह सुबह, कोसी के पतन की कहानी आज खत्म। आज से कोसी के उत्थान की कहानी शुरू होगी। हम सब युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर जाति धर्म के लोग, हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने समाज को बचाने, अपने भविष्य को बनाने और राष्ट्र निर्माण के इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ अब लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला, तो बस समय निकाला, इस महत्वपूर्ण महापंचायत में हिस्सा लिया, तो आखिरी नारे के साथ इस सभा के समापन की घोषणा हो चुकी है। अब हम यहां से चल पड़ेंगे अपने अपने घरों के लिए। पंच अभिशाप मिटाना है, नया कोसी बनाना है। हम कहेंगे पंच अभिशाप मिटाना है, आप कहेंगे पंच अभिशाप मिटाना है, पंच अभिशाप मिटाना है, पंच अभिशाप मिटाना है, पंच अभिशाप मिटाना है, नया कोसी बनाना है, पंच अभिशाप मिटाना है, नया कोसी बनाना। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
गाड़ी पर बैठ करके पुनः वापस जाएंगे। यूट्यूब का नाम सुखपुर गांव। यहाँ ये लड़का के पोस्टरो और दादी आप कहियो एक बेर की सरकार से अहाँके फरियाद लगाओ ना इंदिराबाद लक ना बिरजा पेंशन एगो बेटा बुझले चाहे ओकरा काम नहीं लगे छै तोरा खटे ले रोजगार नहीं छै हम खटे वाला छी नहीं बिल्कुल नहीं बेटा पुतो मार के घर से निकाले पदवा पता चलावे पर छक्का ऊपर के लइया हमरा के घंटा लगा के देखा दे हमरा के जगह जमीन न छै हां भूमिहीन छी हम। तो ये था हमारा जन आंदोलन जिसका नाम था पंच अभिशाप मिटाना है और नया कोसी बनाना है। तो आज का आंदोलन बहुत सफल पूर्वक रहा है। बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है इस आंदोलन में, हमारे बुजुर्ग, हमारे महिला, हमारे भाई, हमारे बहन। ऐसे ही जब तक समाज के एक लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये कोसी बनाना मुश्किल है। तो समाज